हेलो दोस्तों, तो मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में कुछ, ठीक है ना। मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें मैंने दो लिख भी रखा है। देखिए, पहला हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। हम इसमें देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव पहली बात तो होते क्या है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और ये देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक। कोई भी फंक्शन दिया गया है उससे हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि हम किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पार्शियल डेरिवेटिव का ये एप्लीकेशन पता है कि जब हम लोग फोर्स वगैरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो माइनस डी बाई डी एक्स आपका लिखा गया है ना, वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। समझ पा रहे हो। ये आपका जो डेल ऑपरेटर रहता है, देखिए वहाँ पे भी जो आपके डेल बाई डेल एक्स लिखा रहता है, डेल बाई डेल वाई लिखा रहता है, ये सब क्या है, आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। और वहाँ पे फोरियर सीरीज में एक आइडेंटिटी छूट गई थी, पार्सेवल्स आइडेंटिटी। इसको भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये होती है हमारी पार्सेवल्स आइडेंटिटी, और इसको कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ में भी आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी, इसलिए मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी है। पहले हम लोग इसके लिए लिख लेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स के लिए भी लिखना बहुत ही आसान है। सिर्फ यहाँ पे आपको 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एफ स्क्वायर डी एक्स, ये तो यही रहेगा। और यहाँ पे समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और वहाँ पे मॉड ऑफ सी एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये मैं आपको रियल फॉर्म में बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है ना। या आपको लास्ट में लिख के मैं बता दूंगा, ठीक है। रियल फॉर्म में मैं आपको प्रूफ यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी इसको हम बाद में प्रूव करेंगे, इसलिए आप इसको यहाँ पे लिखे रहेंगे। इस बोर्ड पे हम देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे डील करते हैं, ठीक है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, जैसे हम लोग डेरिवेटिव अपना डिफाइन करते हैं कि स्मॉल चेंज इन एक्स रिजल्ट टू स्मॉल चेंज इन फंक्शन, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंज तो एक्स में हो रहा है, लेकिन फंक्शन पूरे में चेंज नहीं होगा। इसमें हम लोग क्या मान लेंगे, वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। वाई को कांस्टेंट रखते हुए इस फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट मानते हुए इस फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही हमारा होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना। जैसे हम लिख दिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, ठीक। तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे क्या चीज़ें होती है ये भी आपने जान ली, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेशन आइए देख लेते हैं। फॉर्मेशन इसके दो टाइप होते हैं, दो टाइप से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। पहला जो है एलिमिनेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना, ठीक। और दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है ना, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फंक्शंस। तो फंक्शन को आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं एक पार्शियल डेरिवेटिव। तो एग्जांपल है कि मान लीजिए मेरे पास z इक्वल्स टू मुझे दिया गया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमें दिया गया। अब इससे मैं क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म करना है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव आपको फॉर्म करना है, ठीक। तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं। अब देखिए किसी पार्शियल डेरिवेटिव का सोल्यूशन है, पहली चीज़ तो ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। और वही पार्शियल डेरिवेटिव हमें बनाना है। तो आइए देखिए कैसे बनेगा। क्या लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल कांस्टेंट। तो इसमें देखिए कांस्टेंट कितने, एक और दो कांस्टेंट है कि नहीं है, दो कांस्टेंट है भैया, ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव अपना कैसे बना सकते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मतलब कि ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं निकाल लूँ डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2ax, ठीक है ना। बाकी क्वांटिटीज में x तो है नहीं, मतलब 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स का मतलब हो गया z का जो है आपको क्या करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद y कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये z x और y का फंक्शन है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल और है, इसको भी मुझे हटाना है, तभी मुझे यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी। अब इसको फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो मतलब डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2a, मिल जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रूफ अभी बाद में कराऊंगा, ठीक है। a की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, a की वैल्यू हो गई zxx, इसको लिख सकते हैं ना, zxx का मतलब हो गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई डिवाइडेड बाई 2। ऐसे अगर हम लोग
y के रेस्पेक्ट में करें पार्शियली डिफरेंशिएट किसको, z को 2 बार, तो मुझे मिल जाएगा b इक्वल्स टू जेड वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। a और b की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। इसको मैं डिफाइन अगर कर दूँ या मत डिफाइन करो, चलो ठीक है, ठीक, a और b की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करें, इसको पेरेंट इक्वेशन में डाल दें। तो पेरेंट इक्वेशन में आप डालिए तो मुझे मिलेगा z इक्वल्स टू a की वैल्यू हो गई भैया जेड एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हो गई जेड वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर की वैल्यू हो गई जेड एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हो गई जेड वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म, ठीक है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारा एंड में फॉर्म हुआ, इसमें कोई आपके कांस्टेंट नहीं है, मीन्स ये हमारा रिजल्टेंट पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो पहला मेथड यही था कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल कांस्टेंट को हमने हटा दिया, इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब देखिए सेकंड जो है ये क्या है भैया, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फंक्शंस, जितने भी फंक्शन है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो वहाँ से हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो हमें क्या मिल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा सेकंड टाइप से फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा भी है और इसका यूज़ आपको MSc वगैरह में भी मिल सकता है, ठीक है ना, इसका यूज मिलता ही है। देखिए अब क्या है, सीखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा कि z इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा हमारा कोई कांस्टेंट है, और f ऑफ x प्लस बी वाई, ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अब हमें फंक्शन को एलिमिनेट करके अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना। और हाँ ये भी मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप किस मेथड से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपना बनाएं। ये मैं यूनिवर्सिटी लेवल बता रहा हूँ, ये सब एग्जाम में वैसे पूछा जाता नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई इंटू जेड दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। अगर मैं एक्स प्लस बी वाई को, इसको मैं मान लूँ यू, तो इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ यू, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, वही फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पहले इस वाली इक्वेशन को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इसको x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे, ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई इंटू जेड ऑफ एक्स, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, ये लिखोगे भैया, ठीक है। दिस इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ यू। अब इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल एफ बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, चेन रूल लगाया, ठीक है ना। क्योंकि पहले आपका पूरा फंक्शन इसके आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, फिर उसका आर्गुमेंट आपके जो फंक्शन जिस पे डिफरेंशिएट हुआ रहता है उस पर डिफरेंशिएट होता है। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आप देखिए, यू की डेल यू बाई डेल एक्स 1, ठीक है। अब दूसरा, इसको इस वाली इक्वेशन को अगर मैं क्या करूँ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं y के रेस्पेक्ट में क्या करूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ, तो मुझे मिलेगा माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई इंटू जेड प्लस जेड ऑफ वाई ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई, दिस इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ यू इंटू बी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला, वैसे डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल यू आएगा और यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है ना। तो ये और ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये और ये, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करिए, कैसे होगा, दोनों को क्या करें आप डिवाइड कर दें। तो आइए डिवाइड कर देते हैं, तो आइए डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई जेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जेड ऑफ वाई ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई इंटू जेड, ठीक है ना। और ऊपर आपका बी यहाँ पे है, बी नीचे आएगा तो यहाँ पे बी का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, किसको, फंक्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है ना। तो ये दो टाइप से आपको फंक्शन एलिमिनेट करने का कहे तो आप फंक्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। और आपको अगर कहा कि कांस्टेंट एलिमिनेट करके आप हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो आप कांस्टेंट एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके काम की चीज़ थी नहीं, वैसे यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह पे थी, और वैसे ज्ञान के लिए आपको आना चाहिए क्योंकि MSc वगैरह में इसका यूज आपको मिलेगा, ठीक है।
तो एमएससी के यूज के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट मेथड से मैं बताऊंगा, इंटीग्रल मेथड से, जो कि आपके काम का भी है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अगर वो पूछे जाएंगे तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता ही है फोर्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, ये होता ही है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो आपको क्या कर दिया, फोर्स आपको दे दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या लिखा जाता है, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, यही तो लिखा जाता है। आपको फोर्स दे दिया, कहा कि वी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपका पार्शियल डिफरेंशियल आपको सॉल्व करने का तरीका आता होगा तब, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम बेसिक है। एग्जाम्पल को लेकर अगर आपको मैं समझा दूंगा तो मैं सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ, कौन सा, इंटीग्रल मेथड, डायरेक्ट इंटीग्रल मेथड, ठीक है ना। यही मैं तरीका भैया मैं जानता भी हूँ, यही आपको बता रहा हूँ, यही आपका हमेशा यूज होगा, ठीक है ना। बाकी और भी हैं, लेग्रांज मेथड वगैरह भी है, ठीक है। तो आप उसको भी सीख सकते हो, अगर आपको बहुत सीखने की चाहे तो आप उसको नेट वगैरह पे सर्च करो, गूगल कर लोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इंटीग्रल मेथड से अगर मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एग्जाम्पल है हमारा। जैसे मान लीजिए फोर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2xy आई कैब प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैब दिस इक्वल्स टू, ये हमारा फोर्स है, ठीक है ना। और पूछ लिया कि आप मुझे v निकाल के, सॉरी v हमारा स्केलर है, तो v हमें निकाल के आप दे दीजिए, ठीक है। ये हमें निकालना है, आप बताओ सोल्यूशन इसका, ठीक है। फोर्स आपको दे दिया, v आपको निकालना है। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव मैथमेटिकल टॉपिक है लेकिन मैंने मैकेनिक्स से कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस डेल वी, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस डेल बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है ना। यहाँ पे z का कोई कंपोनेंट नहीं, तो यहाँ पे z का मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ LHS और RHS तो मैं लिखूँगा कि डेल वी बाई डेल एक्स हमारा क्या है भैया 2xy, और डेल वी बाई डेल वाई हमारा क्या है, जल्दी बोलो, 3x स्क्वायर वाई, ये है ना, ठीक है। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि उसको अगर हम लोग पार्शियली डेरिवेटिव उसका ले लें, ठीक है, पार्शियली डेरिवेट करते हैं उसको, उस पर डेल ऑपरेटर लगा दे तो मुझे फोर्स ये वाला मिल जाए, ठीक। तो ये देख लेते हैं, इसको अगर सॉल्व करना है तो आप पहले देखेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, या तो आप ये इक्वेशन पहले इंटीग्रेट करें या आप ये करें। अगर आप ये इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, ये तरीका है, अगर आप ये इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको y कांस्टेंट लेना पड़ेगा और इसका जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ रहा है उसको मानना पड़ेगा कि वो फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। पहली चीज़, अगर आप इसको करते हैं तो इसमें देखिए क्या है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे डेल बाई डेल वाई है, मतलब कि x को इसमें यहाँ पे कांस्टेंट मानना पड़ेगा और जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है उसको मानना पड़ेगा कि वो फंक्शन ऑफ x है, ठीक है ना। तो मैं इसे बता रहा हूँ, आप इसे लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसे बता रहा हूँ, इसको अगर मैं सीधा इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं लिखूँगा v ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू, इसमें देखिए y को कांस्टेंट लेके अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जो कांस्टेंट है इसको आप मान लें फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। जिसको कांस्टेंट मानना है उसी का आपको यहाँ पे फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल होते, ठीक है, तो एक के रेस्पेक्ट में आपको 2 को कांस्टेंट मानना पड़ता, तो यहाँ पे आप फंक्शन लिखते किसका, 2 का, ठीक है ना। फंक्शन आप लिखे 2 का, मतलब कि जो फंक्शन है हमारा जो कांस्टेंट है वो 2 का फंक्शन है, मतलब एक्स वाई और जेड का, अगर जेड का भी इसमें इंक्लूड इसमें जेड भी अगर इंक्लूड होता है, ठीक है ना। वैसे आपका एक्स और वाई में ही देगा, मीन्स अगर जेड में चाहते हैं आप तो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर जेड में दे भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं और वाई और जेड अगर आप कांस्टेंट मान रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन आप क्या मानेंगे, वाई और जेड का। अगर y में कर रहे हैं तो एक्स जेड का मानेंगे, ठीक है। अगर z में कर रहे हैं तो एक्स वाई का फंक्शन यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। तो हमारा v एक्स वाई ये निकल के आ जाएगा अगर मैं इंटीग्रेट दोनों तरफ कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। और ये हम मान लेंगे कांस्टेंट हमारा y का फंक्शन है। अब यही कांस्टेंट हमें निकालना है, अब ये कांस्टेंट निकालना है, इसमें हम आके पुट कर देते हैं। देखिए पुट करिए क्या मिलेगा मुझे, इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो मुझे मिलेगा डेल वी बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी ऑफ वाई, ठीक है ना। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट की, ठीक। दिस इक्वल्स टू क्या है 3x स्क्वायर वाई, इसको आप पुट करिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल वाई मतलब कि डेल बाई डेल वाई ऑफ सी ऑफ वाई, ये मिल जाएगा,
ठीक है। दिस इक्वल्स टू 3x² y, बिल्कुल सही। अब क्या करना है आपको, x² को इधर ले आइए और क्या करें आप इसको इंटीग्रेट कर दें किसके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो ये इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या मिलेगा मुझे, सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन अगर नहीं आता भैया 12th की किताब खोल लो, फिर से पढ़ना शुरू कर दो। तो ये यहाँ से मुझे मिला कि del c डिवाइडेड बाई del y, दिस इक्वल्स टू 3y - 1 और यहाँ पे x²। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको क्या करें आप, इंटीग्रेट करें, x को क्या मान लें आप, कांस्टेंट मान लें। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ये इंटीग्रेट करिए आप। जब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हो तो आप ये देखोगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि तो यहाँ पे आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे और y को यहाँ पे क्या ले लो आप, x को आप अगर कांस्टेंट लेगोगे तो del c मतलब c ऑफ y मिलेगा आपको। ठीक है, c ऑफ y, नहीं यहाँ पे एक कुछ गलती हो रही है आप पे, यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे x² y नहीं, यहाँ पे x² आएगा। ठीक है ना, जब आप इसको, हाँ x² y ही आएगा, x² y cy ऑफ y मिल गया। del y निकालोगे तो यहाँ पे del 3x² इंटू y मिल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, पहली चीज़ तो हाँ एक चीज़ और बता दूँ, आप पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपका ये जो फंक्शन है, जैसे आप देखो ये सॉल्व करने का सिंपल सेम ही तरीका है जैसे मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने कहा था ना। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करने का है। और यहाँ पे देखिए ये सॉल्व नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपको सी ऑफ फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स भी आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको भी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा मतलब कि जो हमारा फोर्स है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। देखिए नहीं है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो del p बाई del y इक्वल टू del q बाई del x ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है 2x इक्वल टू 6x आ रहा है, 6xy आ रहा है, यहाँ पे 2xy आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको भैया क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये जो फोर्स है आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर आपको बनाना है तो एग्जैक्ट आप बनाइए। देखिए क्या होगा, del p बाई del y मतलब यहाँ पे मिला आपको 2x और del q बाई del x। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए x²। ठीक है, तो कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा फंक्शन है तो आप देखोगे यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे x² है, तो आप क्या करो del p बाई del y करोगे, तो del p बाई del y करेगा 2x, del q बाई del x किया तो यहाँ पे मुझे मिला 2x, दोनों आप इक्वल हो गए, मतलब एग्जैक्ट बन गया। अब एग्जैक्ट अगर बन गया तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे सॉल्व होगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा, देखिए अब मैं फिर से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो हमारा फंक्शन बदला नहीं है, मतलब जो हमारा सोल्यूशन था v ऑफ एक्स वाई वो तो वही है। क्या भैया, v ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या है, देखिएगा x² y, यही तो है, x² y है ना, और प्लस c ऑफ y यही है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, del v बाई del y इक्वल्स टू क्या है, x²। ठीक, तो यहाँ से अब मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ del बाई del y और v की जगह x² y प्लस c ऑफ y, इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, दिस इक्वल्स टू x²। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, देखोगे x² प्लस c डैश मतलब del c बाई del y दिस इक्वल्स टू x²। तो यहाँ पे मुझे मिला कि del c बाई del y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो c ऑफ y इक्वल्स टू क्या आ गया, एक कांस्टेंट c1। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 0 का अगर हम लोग इंडेफिनिट तरीके से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगर हम 0 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है, अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं 0 मिलता है। ठीक है ना, तो c ऑफ y मुझे क्या मिल गया, c1 मिल गया। अब यहाँ से मैं यहाँ पे c ऑफ y में पुट कर दूंगा क्या, c ऑफ y इक्वल्स टू c1। तो दिस इम्प्लाइज v ऑफ x y, मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा हो जाएगा x² y प्लस c1। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आप देखिए सॉल्व करके देख भी सकते हैं, आप देखिए सॉल्व करिए इसको। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ देखिए मैंने बताया पार्शियल डेरिवेटिव, इससे देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता चले कि आपको जो यहाँ पे फंक्शन दिया होगा जिसको आपको कहेगा कि आप इसको सॉल्व करें, आप पहले देखेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है तब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, परफेक्ट को एग्जैक्ट कहते हैं और
इनएग्जैक्ट जो हमारा है उसी को इम्परफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वाली कंडीशन को जो फॉलो नहीं करते वही इम्परफेक्ट होते हैं या इनएग्जैक्ट होते हैं, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो अगर ये एग्जैक्ट हुआ तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये तरीका आपको पता चल गया, जैसे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था। और यहाँ पे आप देखिए जब आप इसको क्या करेंगे, इसका डेल ऑपरेटर लीजिए, तो देखिए डेल बाई डेल एक्स आई कैप मतलब डेल बाई डेल एक्स आई कैप मतलब 2xy आई कैप, ठीक है। और डेल बाई डेल वाई जे कैप मतलब डेल बाई डेल वाई मतलब एक्स स्क्वायर जे कैप। समझ पा रहे हो। तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन मीन्स इसका जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो आप तभी पा सकते हैं जब आप क्या करें, आपका जो इक्वेशन दिया गया है वो एग्जैक्ट हो। एग्जैक्ट मतलब इसको मैं p मान लूँ अगर, और इसको q मान लूँ, तो डेल p बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल q बाई डेल एक्स, ये आपका सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, ठीक। तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको वैसे जब आपको देगा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करिए, उसको सोल्यूशन निकालिए, तो आपका वो एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है ना। ये जो मैंने एग्जांपल है खुद से लिखा था इसलिए गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। देखिए जब एग्जैक्ट नहीं था तो सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ सी जो है फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए था और हमारा फंक्शन ऑफ एक्स भी आ रहा था, ठीक है ना। जिसका आप फंक्शन लिखे उसी का फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटीग्रल मेथड से आपका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ इतना था कि आप पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे फॉर्म करते हो और इसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा पार्सेवल्स आइडेंटिटी, जो कि फोरियर सीरीज का है। देखिए पार्सेवल्स आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज करके हम लोग एफ की अलग अलग वैल्यू रख के इसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक आइडेंटिटी है। इसमें जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे आपने एफ ऑफ एक्स आपको कुछ मिला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक। आपने आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर रखना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखेंगे कि ये किसी कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा ना। तो वहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक सीरीज़ की टर्म में आएगा। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है कि पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 + 1/3 + 1/4, इसको प्रूव करो, तो वो यहीं से होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको पार्सेवल्स आइडेंटिटी सही से समझ में आ रही है तो आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यही पार्सेवल्स आइडेंटिटी सीधे आप उस पर अप्लाई करोगे और आपको वहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने का तरीका भैया, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ एक्स हमें जो फूरियर सीरीज मिलती है वो ये मिलती है a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos 2πnx, ठीक है ना। इसको मैं nx लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए इंटरवल क्या है, 2π है, और 2π से 2π नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos nx प्लस साइन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn साइन nx, ठीक है ना। a cos x b sin x, ठीक है ना। an cos nx bn sin nx, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ fx हमें मिलता है, ठीक, जब हम लोग रियल फोरियर सीरीज में अपने फंक्शन को क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इतना आप कर लेंगे जितना मैंने करना आपको बताया भी था। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ fx का स्क्वायर है, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हम लोग लिखते हैं। देखिए ये जो फंक्शन है ये n पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग को दो फंक्शन का ऐसे मल्टीप्लाई करना है जो कि n पे डिपेंड कर रहा है या किसी पे कोई सीरीज उसकी बन रही है, तो दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं इसी का, जब सिमिलर एक फंक्शन और लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स जो है इसको हम लोग बार लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, और यहाँ पर जो n है इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। n को चेंज कर देते हैं किसी और इंटीग्रल में, किसी और इंटीजर में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे n है तो अगला जो मैं लिखूँगा ये लिखूँगा m, ठीक है। मीन्स a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity, सॉरी ये हो जाएगा m, ठीक है ना। m इक्वल्स टू 1 to infinity am cos mx प्लस समेशन m इक्वल्स टू 1 to infinity bm sin mx, ठीक है ना, ठीक। अब हम लोग इसका गुणा करके क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ fx का स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, तब हमें जो रिजल्ट मिलता है वही पार्सेवल्स आइडेंटिटी होती है। तो चलिए आइए गुणा कर दीजिए, ठीक है। मॉड ऑफ fx का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ fx का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ठीक है। अब इसको गुणा करना है तो पहले क्या करते हो, a0/2 का पूरे में गुणा कर देते हैं, फिर इसका पूरे में गुणा करते हैं, फिर इसका, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या कितने टर्म मिल जाएंगे भैया, 3 3 6 3 9 टर्म मिलेंगे, ठीक है। आइए देखिए करते हैं, देखिए क्या क्या मिलेगा। a0²/4
प्लस इसका गुणा इसमें करिए तो मैं सीधे कर सकता हूँ यहाँ पे a0/2 समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी am cos mx, ठीक है, प्लस bm sin mx, ठीक है ना। गुणा भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुणा अगर आपने सही से नहीं किया तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। यहाँ से आप गुणा करिए, देखिए क्या मुझे मिलेगा कि a0/2, ठीक है, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा an cos nx, और यहाँ पे एक जगह हो जाएगा an cos nx cos mx, ठीक है, प्लस an bm sin mx और cos nx। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिर्फ मैं गुणा कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा किया, ये टर्म आ गई, और इसका गुणा आपने इसमें किया तो देखिए दो पे यहाँ पे दो समेशन है, तो दो समेशन मैंने लगा दिया यहाँ पे पहले, ठीक है, और ये हमारी पूरी टर्म आ गई, ठीक है, दो टर्म मिल गई, ठीक है, उसका भी गुणा हो गया। अब तीसरे का ऐसे ही हो जाएगा कि a0/2 समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx, ठीक है, ये हुआ भैया, प्लस समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे मुझे मिला bn am cos mx sin nx, प्लस में मैं लिख सकता हूँ bn sin nx और sin mx, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज इसको आप करेंगे तो मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा a0²/4 प्लस a0/2 समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको और इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको एक साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ये लिख लिया, ठीक है। प्लस अब दोनों इंटीग्रल जो दो हमारे हैं, मीन्स जो दो समेशन वाले हैं, मीन्स ये वाली जो टर्म है भाई एक टर्म हो गई, और ये वाली जो टर्म है हमारी एक टर्म हो गई। समझ पा रहे हो, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म हमने एक साथ लिख लिया है। कहाँ लिखे ये दिख रहा भैया, बिल्कुल सही। और यहाँ पे a0²/4 और ये हमारी रिमेनिंग टर्म, इसको मैं रिमेनिंग टर्म r लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेट करिए आप, -π to π dx, x के रिस्पेक्ट में -π to π इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पे आप इंटीग्रेट करो -π to π और यहाँ पे लगा दो dx, ठीक है ना। तो सब में यही होगा। अब जो आपके कॉफिशिएंट है कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ये हमारा इंटीग्रल यही है, मैं सिर्फ आगे वाला लिख रहा हूँ, मीन्स आपका RHS। तो RHS आपको हो जाएगा a0²/4, ठीक है, और ये -π to π dx, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड टर्म, आप देखेंगे तो सेकेंड टर्म में ये हमारा बाहर ही है, ये भी हमारा बाहर है, बचा क्या है इसका इंटीग्रल, मतलब ये -π to π dx। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आप देखोगे, इसकी वैल्यू आ रही है 0, और इसको सॉल्व करोगे -π to π तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0, ठीक है ना। एक करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो किस में बदल जाएगा, साइन में। तो आपको खुद ही पता है साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू आपको 0 होती है, साइन n पाई वो 0 ही होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉस n पाई में बन जाएगा, ठीक है ना। वो भी किस में बनेगा, -sin n पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे आप, इसको अगर इंटीग्रेट करते हो, यहाँ पे इंटीग्रेट में करके दिखा देता हूँ कि sin nx है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, sin cos nx डिवाइडेड बाई n। तो कहाँ से कहाँ तक भैया, -π to π, यही है। अब आप देखो यहाँ पे पाई रखो आप, तो क्या मिलेगा, -cos n पाई, ठीक है। माइनस यहाँ पे लगता है तो माइनस प्लस हो गया, प्लस cos -θ, तो -θ क्या होता था, cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos n पाई, ठीक, cos n पाई कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटीग्रल होगा वो 0 होगा। इतना समझ में आया, चलिए ठीक है।
अब देखिए अब आते हैं इसमें, जो हमारा रिमेनिंग टर्म था, ये आपको पहली टर्म समझ में आई, ये दोनों टर्म समझ में आई कैसे जीरो होगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है, ब्लैक पेन से लगाता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये -∞ टू माइनस पाई टू प्लस पाई, और यहाँ पे dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, और यहाँ पे dx, ठीक है। और हाँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है पाई। आप इसको सॉल्व करोगे कैसे, cos A cos B का फार्मूला लगाओगे, फिर वहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कि am पाई डेल्टा mn इक्वल टू 1 होता है जब m इक्वल टू n हो जाता है, और डेल्टा mn इक्वल टू 0 हो जाता है जब m डज नॉट इक्वल टू n होता है, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा पाई डेल्टा mn। समझ पा रहे हो, मतलब कि ऐसी कुछ हमारी वैल्यू आएगी, मतलब कि m मीन्स इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको देखोगे आपको कुछ मिलेगा, कोई वैल्यू मिलेगी, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पाई डेल्टा mn, ठीक है ना। मीन्स उसकी वैल्यू 1 आ रही है जब m इक्वल टू n हो जा रहा है, और उसकी वैल्यू 0 आ रही है जब m डज नॉट इक्वल टू n हो रहा है। समझ पा रहे हैं, इतना आप देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे cos A cos B का फार्मूला लगा के, वहाँ से आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे -पाई टू पाई तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ऐसी कुछ, ठीक है। सेकेंड टर्म है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आप देखो आप sin A cos B, ठीक है, sin A cos B का भी फार्मूला आपको पता है, तो आप इसको जब लगाओगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है ना। मैं इंटीग्रेट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो ये हमारी 0 हो जाएगी इसको अगर आप सॉल्व करोगे। इसी प्रकार सेम एकदम जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 नहीं आएगा, ये हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। मीन्स जो अगला टर्म आएगा 0 आएगा, +0 प्लस bn पाई डेल्टा mn, ऐसी कुछ वैल्यू यहाँ से भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा, देखो यहाँ से मुझे मिला 2 पाई, तो पाई यहाँ से मतलब पाई a नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई a नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस an डेल्टा mn प्लस bn डेल्टा mn, और यहाँ पे पाई हमारा कॉमन, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, आप पाई कॉमन ले लो और इसको इसके नीचे भेज दो, तो ऐसी कुछ एंटी बन जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे m इक्वल टू जब n रखोगे तभी हमारा mn की वैल्यू, मतलब कि डेल्टा mn हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे समेशन है भैया, ठीक है ना, यहाँ पे 2 समेशन है, इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। मीन्स मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा आएगा 1/पाई, ये आएगा माइनस पाई टू पाई f ऑफ x इसका होल स्क्वायर dx, दिस इक्वल्स टू a नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन m इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आई am डेल्टा mn प्लस am bm डेल्टा mn, ठीक है ना। m इक्वल्स टू n लिखोगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा a नॉट स्क्वायर बाई 2, यही वाली हमारी एंटी बन जाएगी, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और मुझे मिलेगा an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पार्सेवल आइडेंटिटी, ठीक है। तो कैसे प्रूव करते हैं, इसको समझ में आया कि अगर हमारा सिर्फ एक ही ट्रिक लगी है भैया, इंटीग्रेशन पहली बात तो आपको आना चाहिए, वो तो आपको आता ही होगा, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी ट्रिक आपकी लगी है कि अगर हमारा कोई फंक्शन पहले ही आपका n के फॉर्म में कोई एक सीरीज बना रहा है, तो अगर मैं उसका सेकंड फंक्शन उससे गुणा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका समेशन है जिस नंबर पे हुआ है n पे, जैसे समेशन यहाँ पे है n पे, ठीक है, तो ये n हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, तब हम गुणा करके उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। और उससे इसको लेके अगर सॉल्व कर दो, अगर आप देखो अगर आप सेम रख के सॉल्व कर दोगे, n ही लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ दूसरा रिजल्ट मिलेगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो ये थी पार्सेवल्स आइडेंटिटी, इसका उपयोग करके हमें डिफरेंट जो सीरीज़ है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है ना। उसकी अगर सीरीज़ की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें पार्सेवल्स आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही पार्सेवल्स आइडेंटिटी थी। इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन जेस्ट जैम TFR वगैरह में कहीं भी आया होगा तो मैं इसको जब क्वेश्चन सीरीज आपके लेके आऊँगा तो उसमें बताऊँगा। बाकी आप इसको सीख लीजिए कि इसका डेरिवेशन करते करते हैं और ये आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है ना। कई बार तो ये आइडेंटिटी पूछ ली जाती है BHU वगैरह में कि आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखता हूँ, 1/L माइनस L टू L f ऑफ x इसका होल स्क्वायर
डी एक्स समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन और इसका स्क्वायर है। ठीक है ना। सेम इसका भी प्रूफ उसी तरह है जैसे आपने उसको किया। अब क्या करो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। इसमें भी देखिए एन पे क्या इंटीग्रल, जब आप दूसरा एफ लिखोगे तो उसमें यहाँ पे एन को एम में चेंज करोगे, फिर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, इंटीग्रेट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये समझ में आया। तो ये थी हमारी पार्शियल आइडेंटिटी और आपका पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में भैया आपने कुछ चीज़ें सीखी कि पार्शियल डेरिवेटिव हमारा तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारा जो दिया हुआ फंक्शन हो वो क्या हो, एग्जैक्ट हो। ठीक है, तभी हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ये डायरेक्ट इंटीग्रल मेथड से हमने देख लिया। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो मिसलेनियस टॉपिक्स हमने 2-3 खत्म किए। परफेक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल्स भी आपको पता है, उसको भी आप लिख लेंगे कि जो एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट होता है वही आपका परफेक्ट और इम्परफेक्ट होता है। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 टॉपिक्स आपको मैंने बताए मिसलेनियस के। कल भी 2-3 और टॉपिक बताऊँगा किस पे, मतलब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपके 2-3 जो कि जैम में हैं। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। तो अब तक आप पढ़ते रहिए मैथमेटिकल फिजिक्स। मैं अंशुमन अब चलता हूँ, धन्यवाद।